Welcome to ABC Campus. Our subject is CAS 3 Business Law, Chapter number 8 Agency, third video on creation of agency from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adev. So एजेंसी रिलेशनशिप के साथ लीगल प्रॉब्लम्स क्या हैं ये जहन में रख के जो है हम जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें एजेंसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आल्दो यहाँ पर सलूशन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो सलूशन के लिए हमारा जो माइंड सेट है वो रेडी रहेगा। सो अक्रॉस द चैप्टर हम लीगल सलूशंस देखेंगे कि एजेंसी अरेंजमेंट्स में ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। There are several possible legal problems with agency arrangements. In particular, there may be some doubt about the validity of contract. That an agent makes with a third party on behalf of a principal. For example, a person might claim to act on behalf of a principal, जिसे हम P कहते हैं, and a third party might enter into an agreement believing the contract to be with principal. However, principal might deny that the person is in fact his agent. तो एक शख्स ने जो है ना मिस्टर पी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। थर्ड पार्टी ने भी बिलीव करते हुए कि ये मिस्टर पी के बिहाफ पर एग्रीमेंट कर रहा है, उन्होंने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर साइन कर दिया, और लेकिन बाद में जो है वो प्रिंसिपल ने ये डिनाई कर दिया कि ये शख्स तो मेरा एजेंट ही नहीं है। तो अब कैसे ये चीज़ थर्ड पार्टी प्रूफ करेगी कि वो एजेंट कंसीडर होना चाहिए, और क्या वो एजेंट कंसीडर होगा, किन सिचुएशन में एजेंट कंसीडर होगा, किन सिचुएशन में एजेंट कंसीडर नहीं होगा, ये हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एजेंसी से रिलेटेड लॉ की प्रोविजन है उनको पढ़कर ही इसका आंसर पता चलेगा। तो पहला इशू तो जो आता है वो ये कि एक पर्सन क्लेम करता है कि उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट किया है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और प्रिंसिपल जो है वो डिनाई कर देता है। तो अब लॉ क्या प्रिंसिपल के एंगल से देखेगा चीज़ को या थर्ड पार्टी के एंगल से देखेगा, और किस सिचुएशन में क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ रहे होंगे। सेकेंड है पर्सन माइट बी द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल विद अथॉरिटी टू मेक सर्टन एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यानी वो पर्सन एजेंट है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन हाउएवर द एजेंट माइट मेक एन एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी एंड डूइंग सो गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी एज एजेंट। लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसने अपनी अथॉरिटी से बढ़कर कर लिया है। यानी प्रिंसिपल ने जो उसे कहा था कि तुम ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, तो उसने वो वाला काम भी कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसकी अथॉरिटी नहीं थी। बाद में प्रिंसिपल ये इनकार कर देता है कि जी मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ऑनर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो मना किया था इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने का। लेकिन अब थर्ड पार्टी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है, थर्ड पार्टी को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, पता ना हो कि एजेंट को किसी काम से रोका गया था या नहीं रोका गया था, और वो ये सोचते हुए कि जब ये बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता होगा, इसलिए उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हों। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल लाइबल होगा या नहीं होगा, मोस्टली तो आंसर ये है कि लाइबल होगा, जो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन इसके भी सर्टन जो है पैरामीटर्स हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हमें देखना होगा। सो सेकंड इशू ये है कि अथॉरिटी लिमिटेड होती है, एजेंट फिर भी एक्ट कर लेता है, तो प्रिंसिपल जो है वो बाद में एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। An example of this is where a manager makes an agreement on behalf of the company he works for and the company refuses to honor the agreement on the ground that the manager did not have the authority to make the agreement। कि वो कहते हैं जी है तो ये बंदा हमारा ही मैनेजर, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया इसको ऑथराइज ही नहीं था कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ये इशू दो किस्म के रेज होते हैं, और इन इश्यूज को ही जहन में रखते हुए हमें एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, और जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड द आंसर्स टू दीज लीगल प्रॉब्लम्स, कि जब इस तरह का लीगल प्रॉब्लम राइज होता है तो लॉ के मुताबिक सही बात क्या बनती है। अब हम आएंगे जी क्रिएशन ऑफ एजेंसी पर। तो एजेंसी रिलेशनशिप बाज़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशनशिप होता है, रिटन एग्रीमेंट हो गया, ऑरल एग्रीमेंट हो गया, तो किसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया, और समटाइम्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, यानी जिन सिचुएशन में शायद आप अभी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि एक शख्स एजेंट कंसीडर होगा, बट दैट पर्सन माइट बी कंसीडर्ड एन एजेंट इन दो सिचुएशन। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होंगी और कुछ चीज़ें शायद
इनिशियली आपको आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन लगे, बट आई फील के दोज अरेंजमेंट्स आर आल्सो लॉजिकल एंड रैशनल, क्योंकि उन सिचुएशन में एजेंसी रिलेशनशिप को लॉ की तरफ से इम्पोज करना या लॉ की तरफ से उसको अलाउ करना, परमिट करना एक सेंसिबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। एन एजेंसी रिलेशनशिप डज नॉट हैव टू बी रिटन एग्रीमेंट, हो भी सकता है between the principal and the agent, although it will certainly help to remove much of uncertainty. देखिए रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट्स आर ऑब्वियसली रेकमेंडेड, क्योंकि बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है, ये कहा था, ये बात हुई थी, ये नहीं हुई थी, इस तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए बेहतर है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लें, रिटर्न में ले आएँ, तो उससे ये होता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में आसानी रहती है। देयर आर वेज इन विच एन एजेंसी रिलेशनशिप रिकग्नाइज्ड इन लॉ कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो बहुत सारे वेज हैं जिसमें एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, तो हम उन वेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है जी एजेंसी बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट और एजेंसी बाय एग्रीमेंट। ये मोस्ट कॉमन मेथड है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है और म्यूचुअल कॉन्सेंट होती है, यानी प्रिंसिपल भी कहता है कि जी ये शख्स मेरे एजेंट के तौर पे काम करे, वो शख्स भी उस प्रिंसिपल के लिए एजेंट के तौर पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। The principal appoint an agent to carry out a particular task or to undertake a particular function, and the agent agrees to act for the principal. So principal appoints, agent agrees. अब ये सिचुएशन जो है एक रिटर्न एग्रीमेंट से भी हो सकती है। In many cases, the relationship is established formally in writing. This written agreement would be contractual agreement between principal and agent. But verbal agreement भी possible है, तो दोनों पार्टीज जो हैं उन्हें वर्बल एग्रीमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ बाज़ औक़ात कोर्ट में देना डिफिकल्ट हो सकता है, अगर एक पार्टी बाद में डिनाई कर देती है कि जी एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, तो वर्बल एग्रीमेंट में लेकिन जैसे विटनेसेस हो सकते हैं कि हाँ जी ये अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारे सामने ये बात हुई थी। तो बहरहाल एविडेंस जो है वो एक सेपरेट एरिया ऑफ लॉ होता है कि चीज़ें कोर्ट में साबित कैसे की जा सकती हैं, कौन से एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करती हैं, कौन से को नहीं करती। उसके लिए हमें कानून शहादत ऑर्डर 1984 को भी देखना पड़ता है और कुछ दूसरे लॉज और केस लॉज हैं जिनको सामने रखते हुए उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर एक वर्बल जो है कन्वर्सेशन प्रूव होती है तो उससे भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कंसीडर होगा। इसी तरीके से है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो प्रिंसिपल में विश टू गिव द एजेंट द पावर टू एग्जीक्यूट डीड्स, यानी बकायदा इवन प्रॉपर्टी सेल करनी है अपने बिहाफ पर, तो उसके लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, जिसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, साइन किए जाते हैं, जो अलाउ करते हैं कि अब ये मेरे बिहाफ पर जहाँ ये साइन करेगा इस प्रॉपर्टी या इन सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो समझा जाएगा जैसे मैंने ही साइन किए हैं। A deed is a form of written legal document and it is executed by signature. In these cases the agent must be appointed by a deed. तो अपॉइंट करने के लिए भी एक बकायदा जो है ना स्टैम्प पेपर्स पे सिग्नेचर्स के साथ प्रॉपर डीड साइन होती है। तो व्हेन एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय डीड ही इज गिवन अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, यानी फिर वो प्रिंसिपल के लिए फुली ऑथराइज्ड होता है। तो अगर किसी एजेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो उसके थ्रू एक्ट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी सुकून की बात होती है कि वो फिर श्योर होते हैं कि ये इस पर्सन के पास अथॉरिटी और प्रिंसिपल इस अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज डेफिनेटली अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट ऑब्वियसली इट्स बिट फॉर्मल, सो टेक्स टाइम, थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रोसीजर्स की, तो वो फिर सामने रखनी पड़ती हैं। स्कोप ऑफ अथॉरिटी। When an agency is created by agreement, the agreement will usually specify the ways in which the agent has authority to act on the behalf of principal. यानी किस चीज की अथॉरिटी है और किस चीज की अथॉरिटी नहीं है। The agreement should therefore make it clear between the principal and agent what the agent is allowed to do on behalf of the principal and so what he is not allowed to. तो ये क्लैरिटी होगी रिटर्न एग्रीमेंट्स में, इवन वर्बल एग्रीमेंट्स में भी जितनी ज़्यादा क्लैरिटी ले आएंगे उतनी ज़्यादा आसानी रहेगी। सो हम यहाँ पर देखते हैं जी, पारस अपॉइंट्स अदील एज एजेंट टू सेल हिज हाउस। तो ये एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, एक एक्सप्रेसली अपॉइंटमेंट की गई है। पारस राइट्स अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ अदील ऑथराइजिंग हिम टू सेल हिज हाउस। तो ये एक रिटर्न एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया।
और एजेंट की अपॉइंटमेंट ऐसी सिचुएशन में वैलिड होगी। सेकंड वे जिसमें एक एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है, दैट इज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। तो हम डिटेल में इसको वन बाय वन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, अ बिट लॉन्गर एरिया ऑफ दिस वीडियो। एन एजेंसी रिलेशनशिप मे बी क्रिएटेड रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्रॉम बैक डेट। बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का जो लफ्जी मतलब है वो है अप्रूवल आफ्टर द एक्ट हैज बीन डन। So this may happen when a person who does not actually have actual authority as an agent negotiates with the third party। यानी अब उसकी एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ निगोशिएट कर लेता है, क्लेम करते हुए कि वो प्रिंसिपल एक इस शख्स का एजेंट है। एजेंट में निगोशिएट अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड सो कॉल्ड प्रिंसिपल। अब एक्चुअली क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो हम यहां पे प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, सो कॉल्ड प्रिंसिपल। एट दिस स्टेज देयर इज नो एजेंसी रिलेशनशिप, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, उसे ऑथराइज किया ही नहीं गया। हाउएवर द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज प्रिंसिपल माइट देन चूज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। तो वो एजेंट जिसने प्रिटेंड किया है कि वो एजेंट है, वो प्रिंसिपल को, सो कॉल्ड प्रिंसिपल को आके बताता है कि जी मैंने आपके बिहाफ पर थर्ड पार्टी के साथ ये डील कर लिया है, तो आपका फ़ायदा ही है इसमें देखें। और प्रिंसिपल कहता है कि हाँ ठीक है, ये तो डील अच्छी है, तो आई वॉन्ट टू गो फॉर इट। तो दिस गिव्स वैलिडिटी इन रिट्रोस्पेक्ट, यानी बैक डेट में, to the actions of the persons claiming to act as an agent of the named principal, and an agency relationship is created by ratification. So ratification means giving approval to or giving validity to something that has already been done. तो डील होने के बाद, निगोशिएशन होने के बाद जब अप्रूव किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है एक शख्स को एज एजेंट, तो उसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। If the actions of the persons claiming to be an agent are not ratified by the person named as principal, and there is no proof that agency arrangement exists by agreement, the contract is between the agent personally and the other party. फिर सो कॉल्ड प्रिंसिपल के ना कोई ऑब्लिगेशंस हैं ना कोई राइट्स हैं। इफ द अदर पार्टी सफर्स अ लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सो कॉल्ड एजेंट। अब अदर पार्टी को ये नुकसान होता है कि वो प्रिंसिपल के साथ वो सोच रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो सो कॉल्ड एजेंट से वो रिकवर कर सकते हैं। बिकॉज द सो कॉल्ड एजेंट इज एक्चुअली द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वही असल में अदर पार्टी है, क्योंकि प्रिंसिपल ने, सो कॉल्ड प्रिंसिपल ने तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट नहीं किया। अब रेटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है? रेटिफिकेशन का इफेक्ट ये होता है कि बाद में अप्रूवल क्या होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब से बनता है? फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेटिफायर ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन हु डिड द एक्ट। A contractual relationship is established between the ratifier and the third party। यानी सो कॉल्ड प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और प्रीवियसली सो कॉल्ड प्रिंसिपल और जो इसने एजेंट के तौर पे प्रिटेंड किया होता है उनके दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। लेकिन रेटिफिकेशन इतनी सिंपल नहीं है, इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया भी हैं जिन्हें हम रिक्विजिट, यानी वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, उनको पढ़ेंगे। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स होंगे जिनको हम पढ़ रहे होंगे। तो an act to get ratified should be done on behalf of the person who wants to ratify। यानी किसी को प्रिंसिपल के तौर पर प्रिटेंड किया गया हो, बताया गया हो, तब ही वो उसको रेटिफाई कर सकता है।
सिंस रेटिफिकेशन हैज अ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के पास डेट से एप्लीकेबल होता है, इट इज नेसेसरी दैट द रेटिफायर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ था तो उस टाइम का कॉन्ट्रैक्ट वो रेटिफाई नहीं कर सकता। एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। तो ये ज्यादातर रेलिवेंट होता है कंपनी में। बाजुकात कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती और उसके बिहाफ पर एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कैसे कर सकती है उस डेट से जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। Since ratification has a retrospective application, it is necessary that the ratifier must be competent to contract at the time when the contract is entered into and also at the time of ratification. तो अगर एक शख्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था तब भी साउंड माइंड का होना चाहिए, जब वो रेटिफाई कर रहा है तब भी साउंड माइंड का होना चाहिए। इसी तरह वो माइनर जो है वो माइनॉरिटी के टाइम को रेटिफाई नहीं कर सकता। इसको हमने माइनर वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड। अनलॉफुल एक्ट जो है वो बाद में भी, वो पहले भी ठीक नहीं होता, वो बाद में भी ठीक नहीं हो जाएगा रेटिफाई करने से। देयर कैन नॉट बी रेटिफिकेशन ऑफ पार्शियल ट्रांजेक्शन। फॉर रेटिफिकेशन टू बी इफेक्टिव होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। अगर कोई आपके बिहाफ पर जो है ना 1000 बैग्स परचेज करने का वादा कर लेता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 600 बैग परचेज करूंगा और 400 परचेज नहीं करूंगा। या तो आप पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं, या वो फिर रेटिफाई नहीं होती। तो पार्शियल अप्रूवल इज नॉट वैलिड हियर। द पर्सन रेटिफाइंग द ट्रांजैक्शन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन, रेटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। अगर एजेंट बताता है सो कॉल्ड प्रिंसिपल को ट्रांजैक्शन की गलत डिटेल्स और उस बेस पर उससे अप्रूवल ले लेता है तो वो एक वैलिड अप्रूवल कंसीडर नहीं होगा। ही मस्ट टेल द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और फिर जो रेटिफिकेशन ली जाएगी दैट वुड बी वैलिड। नो एक्ट कैन बी रेटिफाइड विच मे रिजल्ट इन डैमेज टू थर्ड पार्टी। ऐसा एक्ट जिसमें थर्ड पार्टी को डैमेज पहुंचाना हो, कोई फ्रॉड करना हो, कोई उसके साथ और कोई इंजरी पहुंचानी है उसको या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। रेटिफिकेशन जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। अब रीजनेबल टाइम वंस अगेन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या रीजनेबल टाइम है। Azam insures Pasha's goods without his authority. If Pasha ratifies Azam's act, the policy will be as valid as if Azam had been authorized to insure the goods. Adil without authority buys goods for Paras. Afterward, Paras sells them to Tariq. अब देखें बाय और फिर बाय किए विदाउट अथॉरिटी, लेकिन पारस ने उनको सेल करने का भी एग्रीमेंट कर लिया ऑन हिज ओन अकाउंट। पारस कंडक्ट इंप्लाइज अ रेटिफिकेशन, क्योंकि जब वो चीजें आगे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये एक इंप्लाइड रेटिफिकेशन है। जब आप एक चीज को आगे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने उसकी जो परचेज है उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो सिनेरियो ये है रेटिफिकेशन का कि पहले एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान निगोसिएशंस होती हैं, फिर प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को ऑथराइज करता है, रेटिफिकेशन से उनके दरमियान एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है और एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी के साथ प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मजीद जी हमारे पास सिनेरियोज हैं। अनम विदाउट अथॉरिटी lends Palvasha's money to Talal. Afterwards, Palvasha accepts interest from Talal. अब इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब है लोन देने को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक इंप्लाइड रेटिफिकेशन है। Palvasha's conduct implies a ratification of the loan. 17 देखते हैं।
Azam bought goods on behalf of Pasha above the price authorized by Pasha. Pasha objected the purchase but sold the goods. तो फिर अगर आपको परचेज की प्राइस पर एतराज़ है और आपको डील पर एतराज़ है तो आपको आगे सेल नहीं करनी चाहिए। तो गुड्स को सेल करने का मतलब है कि परचेज को रेटिफाई कर दिया गया। Ajmal, the managing director of a company, purporting to act as agent on company's behalf but without its authority, accepted an offer by तारिक, यानी तारिक की तरफ से कोई ऑफर थी चीज़ें सेल परचेज करने की, वो कर ली। तारिक subsequently withdrew the offer but the company ratified Ajmal's acceptance. तो याद रखें कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको ऑथराइज नहीं भी था, तो डायरेक्टर जनरली एजेंट होते हैं, वो चीज़ ऑथराइज नहीं भी थी, बाद में कंपनी ने रेटिफाई कर दी तो ऑथराइज हो गई, बैक डेट में ऑथराइज हो गई। तारिक वॉज बाउंड, तो कंपनी तारिक पर केस कर सकती है। The ratification related back to the time of Ajmal acceptance and so prevented the subsequent revocation by तारिक। यानी रेटिफिकेशन क्योंकि बैक डेट में हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट तभी हो गया, और जब तब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब अगर थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटेगी तो प्रिंसिपल उस पर केस कर सकता है। इसी तरह इसमें रेटिफिकेशन हो जाती है और फिर प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन से पीछे हटना चाहता तो थर्ड पार्टी भी केस कर सकती। Aslam was authorized by Pervez to buy wheat at a certain price, acting in excess of his authority. Aslam purchased wheat from Tanveer at a higher price in his own name, यानी वो तो सो कॉल्ड प्रिंसिपल का नेम ही यूज नहीं कर रहा। He did not profess to buy wheat on behalf of Pervez. Subsequently, Pervez ratified the act, but परवेज के बिहाफ पर जब ट्रांजैक्शन ही नहीं की तो उसको अप्रूव कैसे कर सकता? But later refused to take delivery of the wheat. Tanveer brought an action against Pervez, held the contract could not be ratified because Aslam did not purport to act as agent of Pervez. तो तनवीर असलम पे केस कर सकता है, परवेज पे नहीं कर सकता। Example 20. Asif entered into a contract with Tahir on behalf of a hotel company intended to be formed. अभी कंपनी बननी है, अभी कंपनी बनी नहीं है। The company when duly formed ratified the contract. लेकिन हमने एक भी रेक्विजिट पढ़ा था कि एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है जिस टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और जिस टाइम पे रेटिफिकेशन होती है, दोनों पे। तो एग्जिस्टेंस में होना भी ज़रूरी है और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी ज़रूरी है। जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकती। After some time, it went into liquidation. Tahir sued Asif upon the contract. Asif pleaded that the liability has passed to the company by ratification. So the company was not in existence at the time of making the contract and cannot ratify the contract. Example 21. Asma has an authority from Pasha to buy certain goods at the market rate. She buys at a higher rate, but Pasha accepts the purchase. तो ratification apparently हो गई. Afterwards, Pasha comes to know that the goods purchased by Asma for Pasha belong to Asma herself. कि थर्ड पार्टी से नहीं खरीदी थी, एजेंट की अपनी गुड्स थी। तो यहां पर जो एजेंट है उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पाशा। एज पर्सन रेटिफाइंग द ट्रांजेक्शन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो कि इस सिनेरियो में कंप्लीट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स नहीं है, तो ये एक प्रॉपर रेटिफिकेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल 22. Tariq holds lease from Paras. Shfaq, an unauthorized person, gives notice of termination to Tariq. The notice cannot be ratified by Pasha so as to be binding on Tariq. No act can be ratified which may result in damage to third party. तो कैंसिलेशन करने से एक लेसी को नुकसान होगा और ऐसे में एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसकी तरफ से नोटिस ऑफ टर्मिनेशन रेटिफाई नहीं किया जा सकता। थर्ड वे है जी एजेंसी बाय स्टोपल। माइनर एंड स्टोपल का रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है।
तो स्टॉपल का लफ्ज़ी मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है तो फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसे मुकर नहीं सकते। तो स्टॉपल इज अ वर्ड यूज्ड इन लॉ टू मीन स्टॉप और प्रिवेंट। इट मीन्स दैट अ पर्सन इज प्रिवेंटेड टू डिनाई फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट ही मेड। यानी अगर आपने कोई बात की थी तो अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। यू आर प्रिवेंटेड टू डिनाई इट, अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग इट। An agency relationship may be created when someone has led others to believe that a person has the authority to act on his behalf. आप अगर थर्ड पार्टीज को ये प्रिटेंड करते हैं कि मिस्टर ए आपके एजेंट हैं और फिर मिस्टर ए आपके बिहाफ पर आपको बताए बगैर उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप लाइबल हैं, क्योंकि आपने ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी थी जिससे थर्ड पार्टीज को लगे कि वो आपके एजेंट है। An express agency agreement does not in fact exist, but it may seem to other people that it does. अब होता यह है कि एक्चुअली वो शख्स आपका एजेंट नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को तो यही लग रहा है कि वो आपका एजेंट है। If a third party then agree the transaction with the person who appears to be an agent, principal can be prevented, stopped from denying. प्रिंसिपल को फिर डिनाई नहीं करने देगा लॉ कि वो उसका फिर एजेंट नहीं है। दैट एन एजेंसी एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इन अदर वर्ड्स, principal cannot reject the agreement by saying that the person who was apparently acting as an agent was not in fact an agent. So denying from that. In this situation, agent has ostensible authority, जिसे apparent authority भी कहते हैं। यानी ऐसी अथॉरिटी जिसमें थर्ड पार्टी को ये शो हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है कि ये शख्स एजेंट है और ऑथराइज्ड है बाय द प्रिंसिपल। एक्चुअली वो नहीं होता। even though he does not have actual authority to act as an agent. तो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और अपेरेंट अथॉरिटी का रूल और एजेंसी बाय स्टॉपल का रूल सेम बात है। For a third party to rely on the existence of an agency by estoppel, the following conditions must apply. A person जो कि प्रिंसिपल है must give a clear representation to others that someone has the authority to act as his agent. The representation must be made by the principal. किसी की सुनी सुनाई बात पर आप उसे ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल नहीं समझेंगे। If a person claims to be an agent but the principal has given no representation to others that this person is an agent, agency by estoppel cannot exist. तो रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल की तरफ से हो और क्लियर हो। This representation must have been made to the third party who then relies on the existence of the agency relationship. तो जो थर्ड पार्टी जिसने को दी गई हो रिप्रेजेंटेशन, जिसने उस एजेंसी रिलेशनशिप पर रिलाई करके एग्रीमेंट किया हो, यानी वो अगर उस एजेंट को उसको उस प्रिंसिपल का एजेंट ना समझते तो वो उसके साथ डील ही ना करते। तो ये सिनेरियो है कि जो उन्होंने रिलाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी पे। The third party who then negotiate the transaction with the agent must have relied on the existence of agency relationship in reaching a decision about the transaction. Similar point है 2 वाले कि उन्होंने नेगोशिएशन जो की हो उसमें डिसीजन पे आने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं, वो उन्होंने यही सोच कर किया हो कि ये उस प्रिंसिपल का एजेंट है तो इस प्रिंसिपल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो अभी हमने कंडीशंस पढ़ी अगर वो अप्लाई होते हैं और फिर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन कैन होल्ड द प्रिंसिपल एज लायबल, तो प्रिंसिपल लायबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा और वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। In a simple situation, suppose that a father regularly pays the debt of his daughter to a particular shop. So he may be denied from denying that she acts as his agent, so that if he decides that he will not pay a particular bill to the shop for his daughter, he may nevertheless be legally obliged to do so. तो ऐसा होता है कि एक डॉटर जो है वो क्रेडिट पर शॉप से चीज़ें खरीद रही हैं और फादर जो है वो रेगुलरली वो बिल पे करते रहते हैं। सो वंस शी बाउट समथिंग शी वॉज नॉट ऑथराइज्ड और अलाउड बाय हर फादर टू बाय एंड शी स्टिल बाइज दैट, तो शॉपकीपर को तो नहीं पता कि भाई इस बार मना किया हुआ था फादर ने, तो वो अगर फादर से क्लेम करता है और फादर कहता है कि नो शी वाज नॉट ऑथराइज्ड, आई एम नॉट गोइंग टू पे, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस बिल, तो शॉपकीपर स्टिल लीगल एक्शन लेकर वो पैसे उस फादर से रिकवर कर सकता है
क्योंकि यहाँ पर फादर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी फ्रॉम द पास्ट एक्शंस कि हर डॉटर इज एक्टिंग एज हर एज हिज एजेंट। सो सिनेरियो देखते हैं। माजिदा अलाउड हर सन टू ड्राइव अ कार फॉर हर एंड प्रॉमिस टू पे एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस। तो जो ड्राइविंग यहाँ पर सन कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ मदर कर रहा है। द सन काज्ड एन एक्सीडेंट एंड इंजर्ड हिज वाइफ। Held, the wife could sue the mother as the son was an implied agent of the mother. So, mother, son, daughter in law. तो क्योंकि एक एजेंसी रिलेशनशिप था, तो जहां पे एजेंट का कोई एक्ट होगा तो रिस्पॉन्सिबल तो प्रिंसिपल होगा। So there was a contract between mother and daughter-in-law in terms of car. So she can definitely sue the owner of the car. Example 24 देखते हैं। Parvez terminated the services of his agent Anam. No notice to this effect was given by Parvez subsequently. अच्छा, परवेज subsequently Anam purchased some goods from तलाल। अब एजेंट को टर्मिनेट कर दिया था लेकिन थर्ड पार्टीज को नहीं बताया। अनम ने कुछ गुड्स तलाल यानी थर्ड पार्टी से परचेज कर ली ऑन बिहाफ ऑफ परवेज, प्रिंसिपल का नाम लेके, although she had been terminated. It was held that Parvez was liable to pay the price to तलाल। क्योंकि यहां पर आप देखें कि although एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो चुका था लेकिन यह बात थर्ड पार्टी को नहीं पता थी। थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया होता तो उन्हें पता चलता कि ये शख्स एजेंट नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो उन्होंने तो उसे एजेंट कंसीडर किया और निगोशिएट करके उसको चीज़ डिलीवर कर दी। तो प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी को पे करेगा। हाँ, प्रिंसिपल बाद में एजेंट से क्लेम कर सकता है जिस के भी तुम्हें अथॉरिटी नहीं थी, टर्मिनेट कर दिया गया था, तुमने फिर मेरे बिहाफ पे ये ट्रांजेक्शन क्यों की, तो उस पर केस करके रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल 25 देखते हैं। आरिफ इज अ सर्वेंट ऑफ परवीन। आरिफ बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर एंड परवीन पेज फॉर देम रेगुलरली। ठीक है जी। आरिफ बाइज अ गुड फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज। तो अब ये प्रिंसिपल को तो नहीं पता, तो वंस अगेन सिनेरियो देखते हैं। तो रेगुलरली जो है वो एजेंट थर्ड पार्टी से चीजें खरीदता है और प्रिंसिपल उसके लिए पेमेंट करता है। अब एजेंट एक बार वो चीजें खरीद लेता है जो उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं है, पर्सनल है, और पेमेंट नहीं करता, तो प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी। हाँ, बाद में प्रिंसिपल जो है वो एजेंट से पैसे रिकवर कर सकता है। फोर्थ है जी हमारे पास एजेंसी बाय नेसेसिटी, यानी जरूरत के तहत, इमरजेंसी सिचुएशन में। एजेंसी बाय नेसेसिटी अकर्स इन सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट between the parties but an emergency requires that one party, the agent, has to take action to protect the interest of the other party, kind of quasi contract। कि एक शख्स की ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसको प्रिंसिपल खुद एजेंट का रोल रहे के अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक एक्शन लेना होता है। So a typical situation that might create agency by necessity happens when one person, the agent, is in possession of property belonging to another। कि आपके पास किसी और की कुछ चीजें हैं एंड एज द रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आप उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, उस पर खर्चा आता है, तो आप वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। Unless the agent takes action, the principal will lose the property or the property will suffer significant damage। तो यहां पर एजेंट ने गुड फेथ के अंदर काम किया और फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल किया। अब एजेंसी बाय नेसेसिटी के भी कुछ रिक्विजिट्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको देखते हैं। सो देयर मस्ट बी अ रियल इमरजेंसी, नॉट यू नो कि एक प्रिटेंडेड इमरजेंसी ना हो, रियल हो। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर द
person acting as agent to contact the owner for the property and obtain instruction. अगर तो ये मुमकिन है कि प्रिंसिपल से कॉल पे बात कर ली जाए, कांटेक्ट कर लिया जाए, उनकी राय ले ली जाए, तो फिर तो वो राय लें और उसके मुताबिक काम करें। फिर आपको खुद से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी चीज़ें हैं उससे पूछें और वो जो कहते हैं वो कर लें। वो चाहे ये भी कहते हैं कि जी चीज़ों पे नुकसान होने दें तो फिर होने दें, लेकिन इम्पॉसिबल हो तो फिर आपको थोड़ा रीजनेबली वर्क करना पड़ेगा। द पर्सन एक्टिंग एज एजेंट बाय नेसेसिटी मस्ट एक्ट एज फार एज पॉसिबल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। अपने फायदे के लिए नहीं कि किसी की चीज़ें आपके पास हैं तो आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ करें जिसकी चीज़ें हैं, जिसकी अमानत है आपके पास। In most cases involving agency by necessity, the person acting as agent by necessity is in charge of goods or other asset owned by the principal, and there is an emergency in relation to those assets or goods. तो एसेट्स और जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड जो है इमरजेंसी सिचुएशन हो तो तब आप इस प्रोसेस को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखते हैं जिससे हमें ये सिचुएशन क्लियर होगी। Pasha consigned butter to Tariq by ABC Transportation. It was delayed in transit. Being perishable, अब बटर जो है वो ट्रांजिट में डिले हो गई, पेरिशेबल नेचर की होती है, ज़्यादा डिले हो जाए तो वो ख़राब हो जाएगी, एक चीज़ ऐसी है। तो बीइंग पेरिशेबल ABC ट्रांसपोर्टेशन सोल्ड द बटर। हालांकि उन्हें सेल के लिए थोड़ी अपॉइंट किया गया था, उन्हें तो ट्रांसपोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्हें सेल कर दिया। क्यों सेल किया? टू अवॉइड लॉस टू पाशा आफ्टर ही कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड। तो अब अगर आप देखें तो एक रियल इमरजेंसी थी, चीजें खराब हो जाती, कांटेक्ट नहीं किया जा सका, सेल करके देखें खराब हो जाती तो जीरो मिलता, कुछ भी ना मिलता। अब सेल करके शायद लो रेट पर भी सेल हुई है तो कुछ पैसे मिल गए होंगे, तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल है और उन एसेट्स और गुड्स से रिलेटेड है जो उनके हवाले की गई थी, तो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। तो पाशा हेल्ड बाउंड बाय द सेल एंड ABC ट्रांसपोर्टेशन आर एजेंट बाय नेसेसिटी। एक और सिनेरियो है, पाशा कंसाइंड फर्नीचर टू तारिक बाय ABC ट्रांसपोर्टेशन, इट वाज डिलेड इन ट्रांजिट, ABC ट्रांसपोर्टेशन सोल्ड द फर्नीचर assuming that it would not fetch good price at the point of destination. अब फर्नीचर देखें एक पेरिशेबल चीज नहीं है, कोई रियल इमरजेंसी नहीं थी। अगर फर्नीचर को आप जगह पे ले जाते, ये प्रिंसिपल का मैटर है कि भाई वो उसने जहां भिजवाया आप वहां लेकर जाएं, आप खुद उसका बिजनेस तो करना नहीं शुरू कर देंगे। देयर वाज नो रियल इमरजेंसी, ABC ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एजेंट बाय नेसेसिटी। तो यहां पर एजेंसी बाय नेसेसिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती। एग्जाम्पल 28 देखते हैं। A horse was sent by a train. When it arrived at the station of destination, nobody took its delivery. अब जहां उसे डिलीवर करना था स्टेशन पे रेलवे के पास है और लेने कोई शख्स नहीं आया। रेलवे कंपनी देयरफॉर हैड टू फीड द हॉर्स। अगर उसे खाना नहीं खिलाएंगे तो एक बेचारे जानवर की डेथ हो जाएगी। हैड द रेलवे कंपनी वाज एजेंट बाय नेसेसिटी, और बिल्कुल थे जी, उन्होंने उस टाइम पर जो काम किया, वो जो हॉर्स बचा वो किसका बचा? प्रिंसिपल का, उसी को नुकसान से भी बचाया। एंड कुड रिकवर द अमाउंट स्पेंट ऑन फीडिंग द हॉर्स, क्योंकि यहां पे एजेंसी बाय नेसेसिटी है। लास्ट टाइप है जी क्रिएशन ऑफ एजेंसी में, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। समटाइम्स एन एजेंसी राइजेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी दो सिनेरियोज हैं इसके अंदर के। कंपनी बनती है तो उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उस कंपनी के एजेंट होते हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो जो शख्स उसके फर्स्ट डायरेक्टर उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नेम किए गए होते हैं वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स के अंदर उनका नाम लिखा जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के फर्स्ट एजेंट्स बन जाते हैं। और फिर बाद में जो डायरेक्टर्स आते रहते हैं तो वो इलेक्शन होता है, नए डायरेक्टर बनते हैं तो वो एजेंट बन जाते हैं। पार्टनर इसी तरह अपनी फर्म का जो पार्टनरशिप बिजनेस का फर्म का बिजनेस होता है उस पूरे बिजनेस का एजेंट होता है, तो अगर वो कोई डील करता है तो ऑल द पार्टनर्स आर लायबल। तो इन सिनेरियोस को देख लेते हैं। आतिफ, अ पार्टनर ऑफ PQR फर्म, कॉन्ट्रैक्ट्स विद तलाल टू बाय मशीनरी फॉर द फर्म। द फर्म, which means all the partners are liable to Talal for the contract entered into by one of the partners. तो एक पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन लाइबिलिटी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में
तमाम पार्टनर्स की। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक पार्टनर्स आर, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। The application of incorporation of Pioneer Private Limited was filed to registrar and it enlisted Adil and Akil as first director. On incorporation of Pioneer Private Limited, Adil and Akil shall be deemed to be, यानी लॉ कहता है कि उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर समझा जाएगा, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है। यानी यहाँ पर जो है लॉ ने एक कह दिया कि ये रूल है और ये रूल ऐसे ही होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो पार्टनरशिप के अंदर और कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप में हर पार्टनर एजेंट होता है, कंपनी में डायरेक्टर्स एजेंट होते हैं, और ऐसा रेलिवेंट लॉ के मुताबिक है। पार्टनरशिप में रेलिवेंट लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और कंपनीज के लिए जो डायरेक्टर्स एज एन एजेंट वर्क करते हैं उसमें रेलिवेंट लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।